क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा? कल के क्लास में हमने बेसिक, पहले तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कैसे दो पार्ट में डिवाइड होती है, चार्ज की स्टडी हम पढ़ेंगे रेस्ट पर, चार्ज की स्टडी पढ़ेंगे किसमें, मोशन में। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज चार्ज की स्टडी कहां पे, रेस्ट पर होगी चार्ज, वो मोशन में नहीं होगी। उसके बाद हमने चार्ज के ओरिजिन के बारे में देखा, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने क्या देखा था, मेथड ऑफ चार्जिंग। 3 मेथड ऑफ चार्जिंग थे, कौन कौन थे? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, ये 3 टाइप के चार्जिंग थी। कंडक्टर में कौन कौन चार्जिंग यूज कर सकते हैं हम? इंसुलेटर में कौन सा यूज करते हैं? सिर्फ और फ्रिक्शन या रबिंग वाला, ठीक है। ये हमने चीज देखी थी। उसके बाद हमने और आगे एनालिसिस किया था, हमने आप कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बात किया था। उसके बाद एक कंप्लीट करने के बाद हमने क्या देखा था? आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में देखा था कि हम चार्ज, इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? चार्ज को डिटेक्ट करता है ना, नेचर ऑफ चार्ज के बारे में बताता है ना, अब कोई मेटल है या फिर इंसुलेटर, इसके बारे में बातें करता है। और इससे बेस हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देखे थे। इज दैट क्लियर? आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा कुलॉम्स लॉ, राइट। आज के क्लास में हम लोग के देखो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुलॉम्स लॉ, देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आज बहुत ही बेसिक सी चीजें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुलॉम्स लॉ, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग कुलॉम्स लॉ, ठीक है। शुरू करते हैं। अभी 2-3 मिनट के लिए कोई भी पेन कॉपी नहीं छुएगा, सिर्फ यहां पे फोकस करो बोर्ड पर। देखो कुलॉम्स एक साइंटिस्ट थे, मैंने ऐसे फोटो बना दिया, आप देख लो। इन्होंने लॉ दिया था, ठीक है। चार्ल्स अगस्टिन कुलॉम्स इनका नाम है। इन्हीं के नाम पे चार्ज की प्रॉपर्टी हम देते हैं, चार्ज का जो यूनिट है ना, चार्ज की यूनिट इन्हीं के नाम पे दी गई है, कुलॉम। इन्होंने क्या लॉ दिया बेटा? देखो अगर आपके पास कोई भी 2 चार्जेस होते हैं, मान लो कोई चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। ये चार्ज सपोज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे गए हैं, ठीक है। और हमें यह पता है कि दोनों चार्ज क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अगर दोनों सेम नेचर के हो गए तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। अपोजिट नेचर के हो गए तो अट्रैक्शन होगा। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो इन्होंने क्या लॉ दिया? इन्होंने बोला कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, चाहे जो भी हो, अगर सेम नेचर के हैं तो रिपल्सन होगा, अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्शन होगा। ये जो भी फोर्स है वो फोर्स इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के, है ना, इन दोनों का जो 2 चार्ज है, इन दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो भी फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इनको दूर ले जाओगे तो फोर्स क्या होता है? घट जाता है। तो इन्होंने क्या बोला? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, राइट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। अगर मैं बोलूं जो फोर्स है मेरा, फोर्स का मैग्नीट्यूड F है बेटा, ध्यान रखना। ये क्या मैं लिख रहा हूं? ये फोर्स का जो मेरा मैग्नीट्यूड है मैं उसको लिख रहा हूं। ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है F, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। अगर इनके बीच का सेपरेशन r है, दैट मींस इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 आर स्क्वायर, दैट मींस 1 बाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, ये जाहिर सी बात है कि चार्ज बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, हमें समझ में भी आता है, और दूर ले जाओगे तो फोर्स घटेगा, ये भी हमें समझ में आता है। तो जब इनको हम इक्वेट करते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो हम लिखते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाते हैं तो यहां पे कांस्टेंट आता है जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन के आ जाता है, ठीक है। दिस इज द आपका जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, राइट, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है बेटा। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आपका फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। अब देखो, ये तो बेसिक सा फॉर्मूला आप सब जान गए। अब इसमें क्या क्या चीजें और समझनी है उसको देखते हैं। शुरू करें? नोट करो जल्दी से। ये फॉर्मूला सबके दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए और होगा भी, बेसिक सा है। फॉर्मूला याद हो गया सबको? क्या फॉर्मूला है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां पे K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K क्या है बेटा? K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट।
इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट क्या हो जाएगी देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी क्या हो जाएगी यूनिट हो जाएगी। यूनिट इज दैट, है ना। अब देखो इसकी एक एक्सप्रेशन भी आती है, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसकी वैल्यू भी आती है। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं बताओ, परमिटिविटी ऑफ, ओके एक सेकंड, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का क्या मतलब समझते हो, वैक्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। क्या हो जाएगा यूनिट, देखो के का उल्टा हो जाएगा, इसको इधर लाओगे इसको नीचे चला जाएगा, नहीं देखो एप्सिलॉन को इधर लाओ तो के नीचे चला जाएगा ना, 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो जो के की यूनिट होगी उसकी उल्टी किसकी यूनिट हो जाएगी, एप्सिलॉन की। क्लियर हुआ कि नहीं सबको, तो क्या हो जाएगा बेटा, कूलम्ब्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कूलम्ब्स स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये वैल्यू याद हो गई सबको इसमें, हाँ बेटा बोलो। ठीक है, अभी पहले इसको समझ लेते हैं, आ जाते हैं इस पे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्लियर हुई बेटा। अभी अब इसमें बेटा अभी आगे बात करेंगे जब कूलम्ब्स लॉ इन ए मीडियम, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे लास्ट पॉइंट पे आएंगे। तो यहां तक पॉइंट सबको समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट है किसी को, फॉर्मूला क्लियर है। अच्छा, ये बेसिक फार्मूला इतना सब आप जानते हो, इस तो बुक में भी लिखा आप सब जानते हैं, लेकिन इसमें बेसिक जो इसकी प्रॉपर्टी है ना उसके बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमारा पूरा गेम इस फार्मूले पर है। ठीक है, ये फोर्स को जानते हो, इस फोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसी पे बेस पे हम क्वेश्चन देखेंगे कि देखो जो आपने मैकेनिक्स में बेसिक पढ़ा होगा वहां से कैसे क्वेश्चन बन के आ जाएंगे, है ना, मोमेंटम के क्वेश्चन कैसे इसके साथ आ जाएंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए जा सकते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को कैसे लिंक करता है एग्जाम में उसको हमें भी डील करेंगे। ठीक है, तो आज पूरे लेक्चर में मैक्सिमम इसी फार्मूले को हम इधर उधर से सॉल्व करेंगे, इस पे क्वेश्चन। आ जाओ, सबने नोट कर लिया। तो पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ। शुरू करें। अभी आप लोग नोट कुछ नहीं करोगे, पहले समझो बस। देखो शुरू करें बेटा, देखना। जैसे मान लो कोई ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है R है, ये दो पॉइंट चार्ज हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों को अगर मैं क्या कंसीडर कर लूं, पॉजिटिव ही कंसीडर कर लूं, तो इसमें कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब बात आती है कि रिपल्सिव फोर्स किधर लगेगा, रिपल्सिव फोर्स किधर लगेगा, क्या रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, किधर लगेगा, तीनों तो रिपल्सिव नेचर है, किसके अलॉन्ग लगता है, अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है उसके अलॉन्ग लगता है। बात समझ में आई, किधर लगता है, अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। इज दैट क्लियर। अब देखो, जैसे अगर इसमें आपका जो चार्ज है, अगर ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इधर फोर्स लगेगा, जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग इसका है, ये हो गया आपका लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के लॉन्ग और इस पे इधर की तरफ लगेगा। इज दैट क्लियर, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट जो हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा था बेटा, है ना, फोर्स का फॉर्मूला देखा था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर फॉर्मूला आ गया। मान लो ये चार्ज हो सकता है 2 कूलम का, ये हो सकता है 4 कूलम का, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या 2 कूलम वाले पे फोर्स ज्यादा लगेगा, 4 कूलम वाले फोर्स ज्यादा लगेगा, इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, 2 पे ज्यादा लगेगा। इज दैट क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीजें बात करेंगे। देखो यहां पे जो फोर्स लगता है ना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या है बेटा, ये एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन क्या होता है, एक्चुअली ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये फोर्स कैसा फोर्स है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है।
और एक्शन रिएक्शन फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं हमेशा। बात समझ में आई? इररिस्पेक्टिव ऑफ इनके कितनी मैग्नीट्यूड है, दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट होंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये बात क्लियर हुई सबको? सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेंगे चाहे कितना भी चार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि जो फोर्स लगेंगे अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग लगेंगे। दूसरा पॉइंट क्या देखा हमने कि जो फोर्स लगेंगे सेम अमाउंट के लगेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं। कैसा क्या फॉर्म करते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। अब ये जो फोर्स होते हैं, अगर इनका सेंटर की बात करें ना, तो हमेशा सेंटर से अवे होते हैं। समझ में आ रही बात? हमेशा सेंटर से सॉरी, या तो सेंटर के अलोंग होंगे या फिर सेंटर के अवे। अगर मान लो अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा तो अवे टू सेंटर हो जाएगा। तो ऐसे फोर्स को हम कैसा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। क्या कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स की बेसिक डिफिनेशन अलग होती है ना। वो अभी आप हायर फिजिक्स में जब जाओगे तो पढ़ोगे, है ना। बेसिक अभी के लिए इतना समझो कि जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। कितने सेंट्रल फोर्स आप पढ़ते हो? दो मेनली सेंट्रल फोर्स पढ़ते हो। कौन कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये दोनों फोर्स कैसे फोर्स होते हैं? सेंट्रल फोर्स होते हैं। सेंट्रल फोर्स हमेशा क्या फॉर्म करता है? एक्शन रिएक्शन पेयर। वहां पे क्या फॉलो होगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो होगा। मतलब दोनों में सेम अमाउंट का फोर्स लगेगा, अपोजिट नेचर में लगेगा। चार्ज कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर? चाहे आपका ये पॉजिटिव चार्ज कर लो, नेगेटिव चार्ज कर लो, तो भी सेम अमाउंट का फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड चेंज कर लो तो भी सेम अमाउंट का फोर्स लगेगा, केवल डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। अगर रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो बाहर की तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स लगा तो अंदर की तरफ। बेसिक सी चीजें क्लियर हुई? ओके, और आगे आते हैं। देखो, ये जो फोर्स होते हैं दो चार्ज के बीच में बेटा, ये किसी तीसरे चार्ज की वजह से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब समझो, जैसे मान लो मैंने एक कोई चार्ज यहां पे Q1 ले लिया, यहां पे एक चार्ज Q2 ले लिया। इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस लग रहे होंगे, मान लो अभी ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, इधर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा था। कितना अप्लाई कर रहा था? 10 न्यूटन का फोर्स। Q2 इस पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है। अगर मान लो कोई मैं तीसरा चार्ज Q3 लाता हूं यहां पर, तो Q3 भी इस पे एक कहीं ना कहीं फोर्स इधर लगाएगा। सपोज 20 न्यूटन का लगा रहा है, लेकिन जो ये Q2 इस पे फोर्स लगा रहा था 10 न्यूटन का, उससे उस पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगते हैं सिर्फ उन्हीं दो चार्ज पे डिपेंड करते हैं, किसी और पे नहीं करते। इस पे नेट फोर्स तो बदल जाएगा, क्योंकि पहले Q2 था, अब Q3 भी आ गया, लेकिन इसके आने से जो Q2 इस पे फोर्स लगा रहा था वो फोर्स नहीं चेंज करेगा। बात क्लियर है सबको? इज दैट ओके ना? तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स किसी तीसरे चार्ज से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर है ना? बेसिक चीजें अभी इसको वन बाय वन हम नोट करेंगे, ठीक है। देखो पहले पॉइंट देखो बेटा, क्या लिखा है? दे एक्सर्ट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर। पॉइंट क्लियर है? दे एक्सर्ट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर, है ना। अब छोटा छोटा करके डायग्राम भी बनाते चलना ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे। तो अब फोर्स कैसा हो सकता है? ये चार्ज हो गया Q1, ये चार्ज हो गया Q2, है ना। तो दोनों को हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। पहला चीज कैसा फोर्स? सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। दूसरा फोर्स बेटा अपोजिट इन डायरेक्शन। दूसरा क्या है? अपोजिट इन डायरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। ये क्या फॉर्म करती है? एक्शन रिएक्शन पेयर। मैंने आपको बताया ये कैसा बिहेव करती है? एज अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड। अभी इसके बारे में डील करेंगे भाई हम लोग। पहले नोट कर लो सारे पॉइंट्स। अपोजिट का मतलब क्या हो बेटा? देख, अगर इस पे फोर्स इधर लगेगा तो उस पे फोर्स उधर तरफ लगेगा, इस पे फोर्स लेफ्ट वर्ड लगेगा तो इस पे राइट वर्ड लगेगा, ठीक है। अगर अट्रैक्टिव हुआ, मान लो यहां पे -Q1 चार्ज हो गया, ये +Q2 चार्ज है, तो इस पे फोर्स इधर तरफ लगेगा और इस पे फोर्स इधर तरफ लगेगा। तो अभी भी देखो अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में आया? और कोई डाउट? और कोई डाउट? हाँ नोट कर लो, लिख रहे हैं बेटा, पहले आप नोट कर लो सब लोग।
डन। हो गया जी। तो याद हो गए सारे पॉइंट्स। अब देखो सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है बेटा, देखो बेसिक्स आपको नोट नहीं करना, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। सेंट्रल फोर्स कभी भी जब वक्त करता है जब पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ 1/r पोजीशन का, ठीक है। तो वहां पे जब इसको आप सॉल्व करते हो तो फोर्स अब किसका फंक्शन बन जाता है 1/r स्क्वायर का। ऐसे फोर्स को हम डिफाइन करते हैं कैसा फोर्स, सेंट्रल फोर्स। ये दो टाइप के आपके सिलेबस में दो फोर्सेज हैं, कौन कौन है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और ज्यादा इसमें परेशान नहीं रहना, ठीक है, बस इतना समझो। आपके सिलेबस में सेंट्रल फोर्स का मतलब इतना समझो। अभी 1 by 1 चीजें बात करेंगे, ठीक है। ओके जी, शुड आई मूव? ओके गुड। और किसी ने कुछ पूछा था? सब क्लियर है ना इसमें? ओके चलो। अब ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इन कंसिडरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। ये मैंने भी आपको बताया था ना। सपोज मान लो दो चार्जेस आपके पास Q1 Q2 है ना, Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, r डिस्टेंस पर है। दूसरे केस में इसी केस में मैंने क्या कर दिया कि दो Q1 Q2 दो चार्ज थे, साथ में एक मैं Q3 चार्ज लेके चलाया, Q3 चार्ज लेके आ गया, यहां पर Q3 चार्ज लेके आ गया था। तो अगर मैं ऐसा देखूं जो फोर्स लगा बेटा ना, जो Q1 पे फोर्स लगा, जो किस पे फोर्स लगा, Q1 पर, बिकॉज ऑफ Q2। तो जो Q1 पे फोर्स लगा वो इधर की तरफ लगेगा। मान लो ये लिख रहा हूं फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। इसका मतलब समझ रहे हो, एक किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटा, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, ठीक है। तो जो फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 है, इस केस में भी वो वहीं ही होगा, चेंज नहीं करेगा। फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, और यहां पर ये लग गया सपोज फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3। तो जो ये फोर्स है, सपोज ये F21 कितना था आपका, यहां पर 10 न्यूटन पहले था, तो अभी भी वो 10 न्यूटन ही होगा, वो चेंज नहीं करेगा तीसरे चार्ज के आने से। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? ओके इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट हो तो मैं बताऊं। कोई डाउट नहीं है? वो चेंज कर जाएगा, वो तो चेंज कर जाएगा बेटा। जो दो की वजह से लग रहा है वो नहीं। ऐसे समझो ना, मान लो एक भाई बहन, आप लोग भाई बहन हो, ठीक है, आप लोग के बीच एक प्रॉपर घर पे बॉन्डिंग है, आपको लगा फिक्स रिश्ता है। अभी भाई का शादी होगा तो भाई बहन के बीच में रिश्ता वहीं रहेगा, बदल जाएगा ना? समझ रहे हो कि नहीं? अब झगड़े ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे, तो भाई बहन का रिश्ता बाद में बदल गया। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। दो चार्ज के बीच में जो है ना, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स हैं वो एज इट इज वैसे ही रहेंगे, चाहे तीसरा चार्ज आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीसरा चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन जो पहला लगा रहा था उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ इज दैट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अभी हम लोग बैकग्राउंड डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजें ना। ओके आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो जरा, पहले इसको नोट करो फिर सॉल्व करो, जल्दी करो। सब लोग अच्छे से नोटबुक लेके आए हो ना आज? जल्दी करना बेटा। Distance between two charge is increased by 100%, then force will increase या decrease। आपको ऑप्शन देखना है कितना increase या decrease करेगा, जल्दी करो। इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? पहले बताओ, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? क्लियर है? तो अब यहां से दो ऑप्शन आपके क्या हो गए हैं, गलत हो गए। ए और बी तो गलत हो गया है ना। अब बताओ इसमें से कौन सा सही है, 50 या 75? सी डी। इसमें लिखा है इंक्रीज्ड बाई कितना और बढ़ेगा, कितना परसेंटेज? बोलो पीछे। पीछे बेटा आप लोग समझ में आ रही है? कितना होगा जल्दी बताओ। सी होगा। सॉल्व कर लेते हैं ना।
सॉल्व करके बोलो, ऐसे मत बोलो। अभी आप अगर कोई भी जनरली सॉल्व किया होगा तभी तक नहीं कर पाया होगा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? पहले सॉल्व करो। यू आर हैविंग 2 मिनट्स, सॉल्व इट। पहले फोर्स निकालो, बाद में फोर्स निकालो, डिफरेंस देखो कितना है, फिर चेंज निकालो ना, फिर परसेंटेज कैलकुलेट करो। आप लोग रेशियो भी निकाल के कर सकते हैं, रेशियो नहीं निकालना है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो निकालना है। हाँ वैसे भी करके बता सकते हो ना। चेंज अपन इनिशियल करना होगा, फाइनल अपन इनिशियल नहीं करना होगा। बी डी, चलो सॉल्व करो, चलो सॉल्व कर लेते हैं ना। आप लोग ऐसे क्वेश्चन में ना देखो, ये क्वेश्चन कौन सा है, आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आते हो। ये आता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आओगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो मैं क्या मान रहा हूं, इनिशियल चार्ज मान लो क्यू क्यू है, कुछ भी ले लो ना, चार्ज के बारे में कुछ बोला नहीं तो अपने हिसाब से एज्यूम कर ही सकते हो, एज्यूम कर सकते हो ना। मान लो दो चार्ज हो गए, कितने क्यू हो गए, इनके बीच में डिस्टेंस अभी कितना है, आर है, तो इनमें बीच में फोर्स कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस अभी कितना हम बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, एफ इनिशियल। अगर हम इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, कितना कर दे रहे हैं, 2r कर देते हैं, तो इनमें बीच में फोर्स कितना लग जाएगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान Q1 Q2, क्यू स्क्वायर हो गया 2r के स्क्वायर, 2r के स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4r स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपान 4r स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, एफ इनिशियल बाई 4। इज दैट क्लियर? 100% इंक्रीज किया ना, 100% मतलब कितना हो गया, डबल हो गया। 100% मतलब जितना था उतना और कर दिया तो डबल हो गया, तो कितना आ गया, एफ इनिशियल बाई 4 हो गया। अब चेंज निकालो, हमें कितना बोला है, कितना परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होगा, कितना परसेंटेज डिक्रीज हो गया, तो परसेंटेज डिक्रीज निकालोगे तो डेल्टा एफ कितना आ गया, डेल्टा एफ कितना हो गया बेटा, एफ इनिशियल माइनस एफ फाइनल, है ना, यही तो करोगे, अपान एफ इनिशियल, ठीक है, यही तो करोगे ना। सही लिख रहा हूं नहीं लिख रहा हूं, डिक्रीज की बात हो रही है ना, तो कितना हो गया बताओ, एफ माइनस एफ इनिशियल अब माइनस एफ इनिशियल बाई 4 अपान एफ इनिशियल यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 3/4 कितना होगा, 3/4 मतलब कितना होता है, 75%, राइट। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, डी हो गया ना। ऐसे क्वेश्चन करना। अच्छा 1 मिनट भी नहीं टाइम लगेगा आपका, लेकिन गलती करने के चांसेस पूरे रहेंगे, समझ रहे हो, क्लियर? इसमें कोई डाउट? इजी था, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आ जाओ इसको तो अच्छे से करो, अभी बहुत पुराना नहीं है, देखो 2 बार आ चुका है, अभी 1 साल भी पुराना नहीं है, अप्रैल वाले सेशन का है, जल्दी करो। इसमें चार्जिंग का भी कंसेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का भी करना पड़ेगा। पहले आप लोग एक बार ट्राई करो। साथ में एक रफ रखा करो ना, ऐसे क्वेश्चन हमेशा रफ पे किया करो। जैसे साथ में आपने रफ रख लिया, आपके पास एक फेयर कॉपी है, एक रफ ले लिया, ठीक है। तो अगर जैसे मैं ट्राई करने के लिए बोल रहा हूं तो आप किस पे ट्राई करोगे, रफ पे ट्राई करोगे। इनकेस क्वेश्चन छूट गया तो आपके पास स्लाइड आई जाएगी, वहां से आप नोट कर लेना, राइट। जल्दी करो। करो बेटा करो, सोचो। सोच रहे हो कि नहीं? पीछे बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी आप लोग नोट्स डेली रिवाइज करोगे, है ना? अभी आप लोग नोट्स डेली रिवाइज करोगे, बीच में आपके पास 5 दिन का गैप रहेगा, तो प्रॉपर नोट्स वगैरह रिवाइज करना कम से कम 2 से 3 बार,
जिसका इनकम्प्लीट हो पूरा कर लेना, ठीक है। सॉल्व करें इसको। सी आंसर आ रहा है, सबका सी आ रहा है, सी सही है। किसका डी आ रहा है, डी किसका किसका आ रहा है? इसका करेक्ट आंसर डी किसका आ रहा है? ए किसका आ रहा है? ए वाले भी हैं कि नहीं है? बी सी, आप लोग कर क्यों नहीं रहे हो? बी डी, डी वाले भी हैं। आप लोग बेटा नहीं समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? आ रहा है तो करो फिर, झूठ मत बोलना। आप लोगों का बेटा चार्जिंग वाला कंसेप्ट यहां पे लगेगा, कंडक्शन चार्जिंग। भाई कंडक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उसका कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करना होगा। चलो करते हैं ना। देखो क्या लिखा है बेटा, दो आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, बना लेंगे, है ना, बना लेते हैं। दो आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर हैं, ए और बी है, ओके। व्हेन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर, सर्टेन डिस्टेंस इन एयर, रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स एफ। सपोज इनको कुछ डिस्टेंस पे हम रखते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इस पे फोर्स एफ इधर लगता है और इस पे फोर्स एफ इधर लगता है। अच्छा, रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ठीक है, आइडेंटिकल है, प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स एफ। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कंटैक्ट विथ ए, है ना, एंड देन इन कंटैक्ट विथ बी, and finally placed at the midpoint between sphere A and B, then the force experienced by the sphere C will be। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो हम एक काम करते हैं, दोनों पे हम चार्ज मान लेते हैं। इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू, मान सकते हैं, वी कैन एज्यूम। तो इनके बीच में अगर मान लो डिस्टेंस कितना है बेटा, आर है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है, आर, तो इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा बताओ। एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। इसको मैं कितना बोल रहा हूं, एफ नॉट बोल रहा हूं, कितना बोल रहा हूं, एफ नॉट। सपोज अच्छा एफ दिया हुआ है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है ना। अब देखो कहानी इसके बाद शुरू हो रही है। इसके बाद क्या किया जा रहा है कि एक तीसरा आइडेंटिकल अनचार्ज्ड है स्फीयर, जो पहले सी के साथ रखा जाता है, उसके बाद किसके साथ रखा जाता है, बी के साथ रखा जाता है, फिर ए और बी के बीच में रख दिया जाता है। बात समझ में आई? तो पहले मैंने ले लिया, सपोज सी आपका एक स्फीयर है, पहले मैं इसको ए के साथ कांटेक्ट में लाऊंगा, आइडेंटिकल है, तो चार्ज आधा आधा हो जाएगा, नेट चार्ज कंजर्व होगा ना। तो दोनों का अगर आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट करो, तो इस पे चार्ज क्यू है, इस पे जीरो, तो टोटल कितना हो गया, क्यू आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो पहले स्टेप के बाद कितना चार्ज हो जाएगा बताओ। तो पहले स्टेप के बाद अगर मैं बोलूं, यहां पे लिख दूं स्टेप वन, स्टेप वन के बाद सी के पास ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो ए के पास कितना चार्ज है, क्यू बाई टू हो गया, बी के साथ कितना हो गया, क्यू, सी के पास कितना हो गया, क्यू बाई टू। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। सेकेंड टाइप में स्टेप टू में वो क्या कर रहा है बेटा, वो किसके साथ कंटेक्ट मिला रहा है, सी को किसके साथ ला रहा है, बी के साथ। टोटल चार्ज कितना हो गया, 3q/2। अब इन दोनों को मिला के फिर दूर मिलाओगे तो एक बॉडी हो गई, अलग अलग करो चार्ज आधा आधा हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज। तो अभी चार्ज कितना हो गया, 3q/2, और आधा आधा कर दोगे 3q/4 और 3q/4 हो गया। तो मतलब ए पे अभी तो कोई चेंज होगा नहीं, q/2, और बी पे कितना हो जाएगा 3q/4 और सी पे भी कितना हो जाएगा 3q/4। इज दैट क्लियर? तो ये फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी यहां पे कोई डाउट है पहले पूछो। 3q/4 कैसे हुआ? देखो हम बी और सी को एक साथ मिला रहे हैं, जब बी और सी को एक साथ मिलाएंगे तो इन दोनों का चार्ज क्या होगा बेटा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब मिलाओगे तो टोटल चार्ज कितना हो गया 3q/2, अलग अलग करोगे तो आधा आधा हो जाएगा। तो 3q/2 का आधा कितना हो गया 3q/4, 3q/4। बात समझ में आई? क्लियर हुआ क्या हो रहा है बेटा? इसमें कोई डाउट नहीं ना? ऐसे समझो ना यार, आप लोगों को डाउट होगा फिर भी नहीं पूछोगे। इन दोनों का टोटल चार्ज कितना हो गया, q प्लस q/2 कितना हो गया 3q/2। अब इन दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बी और सी का। तो यही चार्ज यहां पे आधा चला गया और यही चार्ज आधा यहां पे आ गया। इज दैट क्लियर नाउ? टोटल चार्ज डिवाइड हो गया दो पार्ट में। 3q/2 का आधा कितना हो जाएगा, बाई 4/4।
इनिशियली जब ए और सी को मिलाया तो ए में क्यू था, इस पे 0 था, टोटल चार्ज कितना हो गया क्यू, जब डिवाइड किया तो कितना हो गया Q/2 और Q/2, राइट। अब हम देखेंगे कि अभी फोर्स कितना लगेगा। तो ऐसा बोला जा रहा है बेटा, अब ए को यहां पे रखते हैं, बी को यहां पे रखते हैं, इनके बीच में किसको ला रहे हैं, सी को इनके बीच में मिड पॉइंट पर रखा जाता है। सी को आप यहां पे रख रहे हो, सी को कहां पे रख रहे हो, बिल्कुल मिड पॉइंट पे रख रहे हो। अभी ए पे चार्ज कितना है Q/2, सी पे कितना है 3Q/4 और बी पे कितना है 3Q/4। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहां पर क्या पूछा जा रहा है, नेट फोर्स है ना एक्सपीरियंस्ड बाय द सी। अब मुझे बताओ, जो सी पे दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो ए उसको रिपेल करेगा, तो ए रिपेल करेगा तो उधर की तरफ लगेगा, बी रिपेल करेगा तो इधर की तरफ लगेगा, तो ए की वजह से रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा। सपोज इसको मैं लिखूं कितना, F इज इक्वल टू KQ1 दैट इज Q/2 इंटू Q2 दैट इज 3Q/4 अपान R²। अच्छा, बीच में तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2, ये भी R/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा R/2, R/2 का होल स्क्वायर। ये किधर फोर्स लगा, उधर की तरफ। अब इसके वजह से, किसके वजह से बेटा, इधर जो B है, B की वजह से फोर्स इधर लगेगा। दिस इज क्या है, फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ A, दिस इज फोर्स बिकॉज ऑफ B ऑन, सॉरी, फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ A, दिस इज फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ B। 4FC भी लिखेंगे इसको। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, KQ1 दैट इज 3Q/4 इंटू Q2 दैट इज 3Q/4 अपान R² दैट इज R/2 का होल स्क्वायर। सबको इतना समझ में आया कि नहीं, पहले यहां तक क्लियर हुआ, मैंने कुछ क्या किया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको, इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू। इस पे दोनों चार्ज फोर्स लगाएंगे ना, ए किधर लगाएगा उधर, बी किधर लगाएगा इधर, समझ में आया कि नहीं आया। तो चलो इस फोर्स की वैल्यू बता दो कितना गया, ये फोर्स कितना गया देखो ध्यान समझो, KQ अपान R² कितना हो गया, KQ/R², ठीक है, उसको मैं अलग से लिख रहा हूं ना, आराम से करेंगे, जल्दबाजी मत करो। कितना मैं इसको लिख रहा हूं, KQ/R² लिख दिया। किसको किसको मल्टीप्लाई किया बेटा, KQ अपान R² को मल्टीप्लाई कर दिया। इधर कितना है 3/4 3/4 3/4 3/4 कितना हो गया 9/16 अपान 1/4, एक 4 कट जाएगा तो 9 कितना आ जाएगा 9/4। अरे यार 3/4 इंटू 3/4 अपान 1/4, एक 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा 9/4, तो इंटू 9/4। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर, कोई डाउट यहां तक नहीं है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं 9/4f लिख सकता हूं, 9/4f। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा देखो, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, केवल क्या बच गया 3/2 आ गया ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3/2 इंटू KQ² अपान R², इसको मैं लिख सकता हूं 3/2f। तो C पे दो फोर्स लग रहे हैं, 9/f इधर की तरफ लग रहा है और 3/2f उधर की तरफ लग रहा है। पहले इतना सबको क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है ना। तो बता दो नेट फोर्स कितना गया, है ना। नेट फोर्स देखो 3/2 ज्यादा है कि 9/4 ज्यादा है, कौन ज्यादा है 9/4 कितना आएगा लगभग 2 पॉइंट समथिंग, 3/2 कितना आएगा 1.5, है ना। तो ये क्या है ज्यादा, तो देखो इधर की तरफ कितना लग रहा है 9/4, उधर की तरफ कितना लग रहा है 3/2, तो ज्यादा में से कम वाला क्या होगा घट जाएगा। ठीक है, बताओ कितना गया, F नेट कितना गया, F नेट इज इक्वल टू 9/4f माइनस 3/2f दैट इज इक्वल टू व्हाट बेटा, है ना। इसको दो से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, 6/4 कितना आ गया 3/4f। आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है, एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ, सबको समझ में आया कि नहीं। अभी शांत हो गए सब लोग, मैं थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया था, अभी हम और डाउन आएंगे, चिंता मत करो। देख बेटा करना क्या है ना, एक सेकंड बेटा, करना क्या है कि हमें अपने सोचने की क्षमता बढ़ानी है, समझ रहे हो कि नहीं। इसमें आप कंफ्यूज हो रहे, सी पहले ए के कांटेक्ट में आया, फिर बी के कांटेक्ट में गया, ये बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत अभी यहां पे नहीं है।
अभी आपको थोड़ा सा और इवॉल्व करना है। आपकी मेन टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन को सोचने की क्षमता। अगर वो बढ़ी, एनालिटिकल स्किल बढ़ी, तो क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे। तो आपको इंटरलिंकिंग आनी चाहिए, इधर से उधर सोच सको। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन ले। क्लियर हुआ सबको? अच्छा, एक क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है क्या? ये टफ क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार आते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं सारे क्वेश्चन तो यहां पे नहीं लाऊंगा, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, जब डीपीपी पीवाईक्यू कराएंगे तो आपको दिखाएंगे। आगे चलें? हाँ बेटा बोल, क्या डाउट है? अच्छा भी लिख रहे हो? आपको नोट्स मिलेगा यार। हाँ लिख लो, अगर अभी नोट करो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। हाँ बेटा। वो तो सिंपल सी बात, उतना होगा ही बेटा, वही तो हमने कल डिस्कस किया था ना। जितना टोटल चार्ज होगा आधा डिवाइड हो जाएगा। इसको जो कंसेप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इतना आप क्वेश्चन करते करते भी आइडिया आपको लग जाएगा। हर चीज को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो आप समझते हो। हाँ बेटा बोल। अगर आइडेंटिकल रहेंगे तो आधे आधे हो जाएंगे, समझ में है? अगर एक छोटा एक बड़ा है तो उस केस में अलग कंसेप्ट होगा, वो हम पढ़ेंगे। पोटेंशियल जब पढ़ेंगे ना, तो वहां की स्पेशल एक प्रॉब्लम आता है, टचिंग प्रॉब्लम पढ़ते हैं, अर्थिंग का प्रॉब्लम पढ़ेंगे, तो आप इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अरे ये इधर है, ये इधर है, तो नेट कितना होगा? हाँ वेक्टर है ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना। आगे चलें? अच्छा, अब एक पॉइंट यहां पे समझो। मैंने अभी तक जो फार्मूला आपको बताया ना, जो यहां पे फार्मूला पढ़ते हो, इसको आप नोट करके लिख लो। देखो जब फार्मूला हम बात करते हैं, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फॉर कैलकुलेशन पर्पस we will substitute only magnitude of charge. ठीक है, समझ में है? जैसे मान लो चार्ज -2 है और एक +3 है, तो हम केवल 2 और 3 पुट करेंगे, क्योंकि हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। हम चार्ज के साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। फोर्स किधर लगेगा हम कैसे पता करेंगे? अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है? लाइन ऑफ ज्वाइनिंग क्या तो अलोंग होगी, या लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अगेंस्ट होगी? मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते समय में चार्ज के बारे में नहीं परेशान होंगे कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उससे डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है? समझ में आ रही कि नहीं आ रहा था? रही हमें किसके बारे में कंसर्न रहना है अभी यहां के लिए? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हम खुद से डिसाइड कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो इस फार्मूले में हमें किस पे फोकस रखना है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे। डायरेक्शन की बात यहां पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? अट्रैक्शन एक रिपल्सन है, चार्ज के साइन की नेचर के हिसाब से, ठीक है? तो इसके आगे लिख लो, डायरेक्शन विल बी डिसाइडेड एज पर द नेचर ऑफ चार्ज। डायरेक्शन विल बी डिसाइडेड, इसके आगे लिख लो, डायरेक्शन विल बी डिसाइडेड एज पर द नेचर ऑफ चार्ज, वेदर इज अट्रैक्शन और रिपल्सन, वेदर इट इज अट्रैक्शन और रिपल्शन। ओके जी, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है? अ मेटल चार्ज Q is broken into 2 parts Q1 and Q2 and are placed at the distance R from each other. The maximum force of repulsion between them will occur. इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, बस क्वेश्चन लिख लो फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन लिखो लो, डिस्कस करते हैं बेटा इसको। हो गया? बोलो। नोट के लिए छोटा सा लाइन है, 2 लाइन लिखना है। अपनी स्पीड बढ़ाओ, ऐसे नहीं काम चलेगा। 10th क्लास में नहीं हो आप लोग।
अभी थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूं, आगे अब थोड़ी सी चीजें आप अपने आप फ्लो में आना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2 कलर का पेन यूज करो। तुम्हारे पास पेन नहीं है ब्लैक, क्यों? नोट्स में आप लोग के पास इतना टाइम है कि नोट्स यहां करो, घर पे फेयर करो? इतना टाइम है क्या? टाइम बचाओ ना आप लोग। चलो आगे आते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या है कि a charge q is broken in 2 parts q1 and q2 and they are placed at distance r from each other, the maximum force of repulsion between them will occur। हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम। तो देख बेटा, जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम या मिनिमम लिखा हो तो वहां पे कंसेप्ट होता है मैक्सिमम मिनिमा का। आप लोग शायद पढ़े होंगे 11th में, है ना। मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूंगा। मैक्सिमम या फिर अगर मिनिमम ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में मेंशन हो तो उस केस में आपको क्या करना है? जैसे मान लो मैं आपको सिंपली बोलूं y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। आप लोग ये पढ़े होंगे ना मैथ में, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो देखो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे क्या लिख सकता हूं, जैसे मान लो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ मान लो फंक्शन है। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू आएगी, अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो अलग अलग वैल्यू आएगी, है ना। तो एक ऐसी वैल्यू होगी x पे जिसपे y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ऐसा भी हो सकता है x की ऐसी वैल्यू जिसपे मिनिमम आए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये y की मैक्सिमम या y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, किस x के लिए होगी, तो वहां पे हम कंसेप्ट कौन सा अप्लाई करते हैं? मैक्सिमा मिनिमा का। तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं? पहले हम वो पॉइंट निकालते हैं जिस पॉइंट पे या तो ये मैक्सिमा होगा या फिर ये मिनिमा होगा। उसके बाद उस x की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। बात क्लियर हुई सबको? तो पहले हम क्या करते थे, पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे dy बाई dx करेंगे और इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। किससे इक्वेट करेंगे? 0 से। 0 से इक्वेट करके आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इसको डिफरेंशिएट करो, 0 से पुट करोगे तो x की कुछ वैल्यू आएंगी। तो x की वैल्यू कुछ आ जाएंगी, मान लो x की वैल्यू एक हो गई x1 और x की वैल्यू क्या हो गई, दूसरी वैल्यू क्या हो गई x2। मान लो 2 वैल्यूज आ गई, 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है एक ही आए, कई वैल्यूज हो सकती हैं। बात क्लियर हो रही है? तो उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, अब हो सकता है या तो x पे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो सकता है या तो x2 पे मैक्सिमा हो या तो मिनिमा हो। अभी तक हमने क्या कंफर्म किया कि x1 और x2 पे या तो मैक्सिमा होगी या तो मिनिमा होगी। मैक्सिमा होगी कि मिनिमा होगी हमें नहीं पता है, मैक्सिमा होगी कि मिनिमा होगी हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते थे, इसको हम डबल डिफरेंशिएट करते थे, d2y अपान dx स्क्वायर, इसको डबल डिफरेंशिएट करते थे और जो एक्सप्रेशन आता था इस एक्सप्रेशन को हम दोनों पे वैल्यू निकालते थे। इस एक्सप्रेशन में हम x इज इक्वल टू x1 पुट करके देखेंगे कि क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर इस पुट करने पे आ गया पॉजिटिव तो क्या होती थी, मिनिमा होती थी। अगर ये आ जाता था नेगेटिव तो क्या होती थी, मैक्सिमा होती थी। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या लिखा हूं यहां पे? इज दैट क्लियर? सेम x2 के लिए अगर डबल डिफरेंशिएट करो, उसमें x की वैल्यू x2 पुट करो, अगर मिनिमा आ गया तो नेगेटिव, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा और नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लिया हूं। ठीक है, धीरे धीरे कंसेप्ट को हम बिल्ड करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, आप लोग को पता ही है। हाँ जी, डबल डिफरेंशिएशन पे 0 आएगा तो वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा, न्यूट्रल टाइप का केस आ जाएगा। फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा, फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गई मेरी बात? या तो मैक्सिमा पूछेगा ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में यहां पे एक ही वैल्यू आती है। ठीक है, तो अंडरस्टूड होता है अगर यहां पे मैक्सिमा पूछा है तो वहां पे मैक्सिमा होगा, आपको डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है ना। तो देखो आपसे बोला 2 चार्ज है, चार्ज Q इज ब्रोकन इन 2 पार्ट्स Q1 एंड Q2 ना। तो सपोज मान लेते हैं कि यहां पर एक चार्ज है, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, इसमें Q1 हो गया और क्या हो गया, Q2 हो गया। इन दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रख रहे हैं, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर रख रहे हैं। बट हमें यह पता है ब्रोक कर रहे हैं, इसका मतलब जो Q आपकी Q1 और Q2 की वैल्यू है, Q इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, Q1 प्लस Q2, ये तो इतना होगा। ये इक्वेशन अब इसको हम 1 मान लेते हैं। अगर इसमें हम फोर्स निकालें तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। यहां पे बताओ मुझे क्या क्या कांस्टेंट है, क्या क्या वेरिएबल है। R कांस्टेंट एक वेरिएबल है, R कांस्टेंट एक वेरिएबल है, R कांस्टेंट है ना इस क्वेश्चन में, एट डिस्टेंस R लिखा हुआ है ना। आपसे क्या पूछा, आपसे Q1 और Q2 पूछा है ना, तो वेरिएबल क्या है, Q1 Q2, R क्या है, कांस्टेंट। समझ में आ रही मेरी बात?
तो जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर आर के रिस्पेक्ट में पूछा तो आर के रिस्पेक्ट में करते हैं, Q1 Q2 के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो Q1 Q2 के रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे यहां पर हमने x के रिस्पेक्ट में किया, यहां पर हमारा x वेरिएबल था। छोटी छोटी चीजें हैं, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ये एक दो क्लासेस आपके लर्निंग के लिए हैं, समझ में आ रही बात, कंसेप्ट को समझते चलेंगे। नहीं दिक्कत हो, आपको ना समझ में आए तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, ठीक है, ताकि क्लैरिटी आ जाए। ओके, आगे समझो। Q1 Q2 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल हो गए? Q1 और Q2 दो वेरिएबल हो गए। हमें डिफरेंशिएट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, तो मतलब एक वेरिएबल को दूसरे में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहां पर हमें रिलेशन पता है, तो यहां से हम Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q माइनस Q1, एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पे पुट करो F इज इक्वल टू K बाई आर स्क्वायर, कांस्टेंट इसको बाहर ले लूं, दैट इज Q1 इंटू Q माइनस Q1। समझ में आ गया? एक वेरिएबल में आ गया, एक वेरिएबल में आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K अपान आर स्क्वायर इंटू Q1 स्क्वायर, एक सेकेंड, Q इंटू Q1 माइनस Q1 स्क्वायर। इज दैट ओके? सही है। और Q1 हमारा क्या है? वेरिएबल। जैसे वहां पे x है, ऐसे यहां पे क्या है? Q1 है। डिफरेंशिएशन सब लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बेटा? Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो K बाई आर स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट, ये बाहर ही आ जाएगा। चलो, Q कांस्टेंट है, आपको पता है ना Q क्या है? यहां पे Q क्या है? कांस्टेंट है ना, क्योंकि टोटल चार्ज तो फिक्स है, टोटल चार्ज तो वेरी नहीं करेगा। आप उसको डिवाइड करोगे, Q1 को बढ़ाओगे तो Q2 कम हो जाएगा, और Q1 को घटाओगे तो Q2 बढ़ जाएगा। तो Q1 Q2 वेरिएबल है, Q क्या है? Q क्या है? कांस्टेंट है। तो चलो डिफरेंशिएट करो, तो Q1 को डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में? Q1 के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा? 1। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? अरे ये फॉर्मूला जानते हो ना, x के पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है? n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। x के पावर 1 के कितना हो जाएगा? 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स के पावर 0, दैट इज हाउ मच? 1। सिमिलरली अगर मैं Q1 के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करूं, Q1 के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा? 1। तो Q इंटू 1 माइनस Q1 स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2Q1। इसको किससे इक्वेट करना है? हमें 0 से इक्वेट करना है। अभी हम इस स्टेप पे हमने किससे डिफरेंशिएट किया और 0 से इक्वेट कर दिया। अब देखो 0 से इक्वेट करोगे तो पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? सिर्फ अंदर वाला पार्ट। अगर इन दोनों को 0 होना है तो ये कांस्टेंट तो 0 नहीं होगा ना। अगर दो नंबर मल्टीप्लाइड है, a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो उसमें या तो a 0 हो सकता है या तो b 0 हो सकता है ना। अब यहां पर हमें पता है या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी 0 होगा। और ये वाला पार्ट तो 0 होने से नहीं रहा, क्योंकि तो कांस्टेंट है। तो कौन वाला पार्ट 0 होगा? ये 0 होगा। तो इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं? इंप्लाइज 1 इंटू Q, दैट इज Q माइनस 2Q1 इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज Q1 की वैल्यू कितनी आ गई? Q बाई 2। अभी हम कहां पे हैं? इस वाले मेथड से देखो तो हम कहां पे हैं? अभी हम यहां पे हैं। अब देखो एक ही x की वैल्यू आई ना, जैसे x की वैल्यू x1 x2 हमने 2 मान लिया था, वहां पर हो सकता है 2 आए, लेकिन इस केस में कितना आया? एक ही आया। तो या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? मैक्सिमा, तो ऑब्वियसली इस पे क्या ही होगा? मैक्सिमा ही होगा। तो हमें आगे डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे डबल डिफरेंशिएट करोगे तो देखो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2। क्या आ जाएगा? -2। ओवरऑल नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया? नेगेटिव आ गया तो मतलब क्या आएगा? मैक्सिमा। तो इस पे क्या है? मैक्सिमा है। तो कितना चार्ज होगा? Q1 की वैल्यू Q बाई 2, तो Q2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? Q बाई 2। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये क्वेश्चन कराने के दो रीजन थे, एक तो क्वेश्चन इटसेल्फ, दूसरा एक कंसेप्ट समझाना, थोड़ा डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में इन सबका यूज हम धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, आपको मैथ से बहुत हैंडी रहना है। अगर मैथ में इश्यू आएगा तो फिजिक्स में इश्यू अपने आप आ जाएगा। समझ में आ रही बात बेटा? देखो पहले से नोट कर लो फिर बताते हैं, जल्दी कर लो। हो गया जी? हो गया बेटा? आगे चलें, थोड़ा सा हमें स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा ना। Should I move? All of you? थोड़ा सा अपने नोट्स करने की स्पीड को बढ़ाइए आप लोग, और जब नोट्स किया करो तो ऊपर देख के छापा मत करो, खुद से करना होता है। जब मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, आप कर रहे हो तो खुद से करो ना, फिर क्यों देख के लिख रहे हो?
आगे चलें। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे यहां पे जिसको लग रहा है कि क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कई को ऐसा महसूस हो रहा है कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, कुछ को तो अच्छे से आ रहा होगा। तो आप ऐसा समझो बेटा, अगर आपको कोई इशू लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा और हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप 2-3 क्लास जैसे आप करते जाओगे तो आपको अपने आप लिंकअप होता जाएगा। बस एक काम करना कि घर जाकर के रिवाइज जरूर करना। आपको अभी मेहनत करो अच्छे से। मैं आपको बोलूंगा कि जब घर जाओ तो 1 महीने तक डेली नोट्स रिवाइज करो। आपका चाहे जो सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सब स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ट्यूनिंग करने में स्टार्टिंग में 1-2 महीने की टाइम 1-2 हफ्ते की टाइम लगती है। अगर आपका वीकेंड क्लास है तो मतलब 2-4 क्लास लगेगा। 2-4 क्लास में आप यूज्ड टू हो जाओगे, है ना? तो अपने आप को पीछे मत छोड़ो, क्योंकि सिलेबस काफी तेजी से आगे चलने लगेगा। तो अपने आप को स्पेस में रखे रहो, ठीक है? ओके, आ जाओ। अच्छा, इसने पूछा बेटा कि आप इसमें कैसे पता चला कि मैक्सिमा है। देखो मैक्सिमा कैसे पता चला यार, देखो यहां पे अगर इसको डबल डिफरेंशिएट करूं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करूं, इसको मैं लिख दूं df/dq ए, है ना? इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे ऐसे लिखेंगे। ये कांस्टेंट में तो चेंजेस होंगे नहीं कि अपन r² एज इट इज आएगा। अब देख बेटा, यहां पे q इंटू 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। q1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। तो 0 - 2 आ गया। अब देखिए वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई? नेगेटिव आ गई कि नहीं आ गई? डबल डिफरेंशिएशन बिना पुट के ही नेगेटिव आ गया। अगर वैल्यू होते तो पुट भी करते, बट बिना पुट के नेगेटिव आ गया। मतलब ऑब्वियसली क्या है, डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन करते हैं मेंस का, ठीक है? क्वेश्चन क्या है बेटा? 2 पार्टिकल है हैविंग चार्ज 20 कूलम -5 कूलम रिस्पेक्टिवली आर हेल्ड फिक्स्ड विद अ सेपरेशन ऑफ 5 centimeter on a straight line. What position a third charge particle should be placed such that it doesn't experience a net electric force? ठीक है, पहले क्वेश्चन जल्दी से लिख लो। एक बार क्वेश्चन मैं समझा दूं, उसके बाद आप ट्राई करो ना। पहले देख लो सब लोग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कितना कूलम है बेटा? 20 कूलम है, और एक कितना है? -5 कूलम है। कितना डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हैं? सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए, ठीक है? और आप उससे पूछा है कि कहां पे तीसरा चार्ज रखें कि वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना करे। अब ऐसे समझो, पहले थोड़ा इधर देखो आप लोग, सब लोग इधर फोकस करें। ये पहला चार्ज हो गया 20 कूलम का, दूसरा चार्ज हो गया -5 कूलम का। आपसे पूछ रहा है कि कहां पे तीसरा चार्ज रखें कि कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना करे। मैं सिंपल से एक बात पूछ रहा हूं, मान लेते हैं कोई चार्ज Q ले लेता हूं ना। 3 पोजीशन हो सकते हैं लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के लॉन्ग रखना है तो। या तो चार्ज आपका यहां पर हो सकता है, दैट इज पोजीशन नंबर 1। या तो चार्ज बीच में कहीं हो सकता है, दैट इज पोजीशन नंबर 2। या तो चार्ज कहीं इधर हो सकता है, दैट इज पोजीशन नंबर 3। पहले जरा ध्यान से समझेंगे कि कहां पे नेट फोर्स 0 हो सकता है। अगर चार्ज इधर है तो सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। ये चार्ज कौन सा है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, है ना? पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? इस केस में पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन उधर ही हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बना रहा हूं? समझ में आ रहा है ना कि एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला फोर्स क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। ये वाला फोर्स क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। यहां पे ये वाला फोर्स क्या करेगा? दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल ही इधर की तरफ भी फोर्स करेंगे। ये वाला फोर्स क्या करेगा? ये देखो, इसको अट्रैक्ट करेगा। और इसको क्या करेगा? वो भी इसको क्या करेगा? सॉरी, ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। समझ में आई बात? यहां तक कोई डाउट है? ओके। अब हाँ, कौन सा चार्ज पॉजिटिव है? ये कौन सी बात कर रहे हो बेटा? स्मॉल की तो पॉजिटिव है ना। मैं अलग अलग पोजीशन बना रहा था उसका कि कहां पे। देखो, आपके क्वेश्चन में 2 चार्ज दिए गए हैं, आपसे पूछा तीसरा चार्ज कहां रखें कि नेट फोर्स 0 होगा। तीसरा चार्ज हमने Q मान लिया। 3 पोजीशन हो सकते हैं, या तो यहां हो सकते हैं, या तो यहां, तो यहां, ठीक है? हम देख रहे हैं कौन से पोजीशन पे रखा जा सकता है। अगर यहां पे रखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो यहां पे 0 होने के चांसेस हैं कि नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। यहां पे 0 होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, तो ये पोजीशन तुम्हारा क्या हो गया? कैंसिल आउट ही हो गया। यहां पे कोई चांसेस नहीं है। यहां पे भी चांसेस हो सकते हैं, मतलब बचा 1 और 3। 1 और 3 किसी एक पे फोर्स क्या हो सकता है? 0।
अब दूसरा पॉइंट समझो, 1 और 3 में कैसे चूज करेंगे, किस पे फोर्स जीरो होगा उसको समझो। देखो बेटा, यहां पर ये जो फोर्स है, मान लो ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स बिकॉज ऑफ 20 न्यूटन इधर लगेगा एंड फोर्स बिकॉज ऑफ -5 कूलम इधर लगेगा, ठीक है। इस पे ये फोर्स बिकॉज ऑफ 20 कूलम इधर लगा, फोर्स बिकॉज ऑफ 5 कूलम इधर लगा, इस पे फोर्स बिकॉज ऑफ 5 कूलम इधर लगा, इस पे फोर्स बिकॉज ऑफ 20 कूलम इधर लगा। अब ध्यान समझना, अगर चार्ज इधर किसी पोजीशन पर है, चार्ज कहीं इधर पोजीशन पर है, तो 20 कूलम वाला फोर्स हमेशा ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज की मैग्नीट्यूड भी ज्यादा हो गया और डिस्टेंस भी कम हो गया 20 वाले के लिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हो आप? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही तो जानते हो ना। अब ऐसे समझो कि ये Q1 Q2 बाई तो कांस्टेंट होगा, ये जो Q1 Q2 है, सॉरी ये जो Q1 Q2 है, अगर हम 20 वाले के लिए बात करें तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, 5 वाले के लिए बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना नहीं है, सॉरी डायरेक्शन के बारे में सोचना नहीं है। और आर डिपेंड करेगा, आर कहां पे रख रहे हो। अगर आप चार्ज को यहां पे रखते हो तो 20 वाले की वजह से Q20 हो गया, आर भी कम हो गया, क्योंकि इस केस में डिस्टेंस इतना लेंगे और 5 वाले के लिए डिस्टेंस यहां से यहां तक का लेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब इस सिनारियो में जो 20 वाला फोर्स है ये तो हमेशा ही इस जो 5 वाला फोर्स है, 5 माइक्रो कूलम वाला, सॉरी 5 कूलम वाले से, इससे हमेशा ज्यादा ही होगा। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? मतलब इधर नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? इधर पॉसिबिलिटी नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि देखो, अगर डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस हमेशा आर की जो वैल्यू होगी 20 के लिए वो हमेशा 5 से कम होगी। अब आर की वैल्यू कम और चार्ज भी ज्यादा, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा हो गई ना। अगर क्यू ज्यादा हो, ये कम हो, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यू कम हो, ये ज्यादा हो, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ऐसा अपोजिट केस में तो नहीं हो सकता ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी? तो चार्ज भी ज्यादा हो गया और डिस्टेंस भी कम हो गया, तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब 20 वाला डोमिनेट करेगा। इधर न्यूट्रल होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। न्यूट्रल होने के चांसेस इधर हो सकते हैं। देखते हैं, इधर ट्राई कर लेते हैं। देखो, इधर जो 20 वाला फोर्स है उसका चार्ज तो ज्यादा है, लेकिन साथ में उसका डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया और इसका डिस्टेंस थोड़ा कम है, मैग्नीट्यूड भी कम है, तो यहां पे इक्वल होने के चांसेस हैं। बात समझ में आई? तो हमारा ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गया, हमारे पास बस एक ही पॉसिबिलिटी ये वाला बच गया। इज दैट ओके? मतलब इधर किसी पोजीशन पे हम चार्ज को रख सकते हैं। क्लियर हुआ ना बेटा? अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां तक एनालिसिस अभी आपको धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करते करते ना आपको अंदर डेवलप हो जाएगी हमें कैसे सोचना है। यहां तक पहले समझ में आया कि चार्ज कहां पे हो सकता है? तीसरे पोजीशन पे हो सकता है और किसी और पोजीशन पे नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक कोई डाउट तो पहले पूछ लो। यहां तक कोई डाउट है किसी को? क्या बेटा? कौन सेकंड गेस? एक बार यहां पे चार्ज रखा और तीसरा पोजीशन यहां पे। हाँ बोलो, क्या दिक्कत आ रही बेटा? ये देखो, ये हमने पॉजिटिव चार्ज माना है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से उधर की तरफ फोर्स लगेगा। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों उधर की तरफ ही हो गए। यहां पे देखो, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ना। नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो यहां पे तो दोनों फोर्स जुड़ जाएंगे ना, तो यहां पे तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 और 3 में, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पे पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि 220 वाला हमेशा ज्यादा होगा 5 से। इस केस में हो सकता है, इस केस में हो सकता है। क्यों? क्योंकि 20 का चार्ज तो ज्यादा है, क्यू की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन साथ में डिस्टेंस भी ज्यादा है। 5 का चार्ज कम है, साथ में डिस्टेंस भी कम है, तो डिस्टेंस कम होने से फोर्स बढ़ जाएगा। समझ में आया सबको केस? अभी तक कोई डाउट किसी को बेटा? पहले 3 पे लाएगा, ये समझ में आया कि नहीं है? अभी एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लोगे। जस्ट मैं आपको सोचने की लिमिट को बढ़ाना चाह रहा हूं, थोड़ा सोचो। सोच लिए, सब समझ लिए कि नहीं? इस क्वेश्चन को इजी वे में भी हम कर सकते हैं। हमें आपको शॉर्टकट नहीं बताना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में आपको सोचना पड़ेगा, नए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कभी शॉर्टकट के पीछे मत भागो, मैं बताऊंगा शॉर्टकट आपको। इस क्वेश्चन को आप विद इन अ मिनट कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले सोचने की क्षमता तो बढ़ाओ। आपको करना क्या बताओ? इंजीनियर बन के क्या करोगे? कोई आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसको सॉल्व करोगे ना।
कहीं पे भी आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन रहे हो तो आपको कोडिंग कोई मिलेगी, वहां पे कोड करनी है, सोचना पड़ेगा, है ना। कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो, वहां पे सोचना पड़ेगा। तो आपकी हमेशा काम सोचने वाली है। कभी सोचा है कि नीट के एग्जाम में कम क्वेश्चन दिए जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं, जेई में कम दिए जाते हैं, एडवांस में तो और भी कम दिए जाते हैं। एडवांस में अगर सिलेक्शन लेना तो एक क्वेश्चन पे 10 मिनट के आसपास आपके पास टाइम होता है। सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, उतने में भी कर लोगे। मतलब अगर आप 3 घंटे में कितने क्वेश्चन हो गए, 3 घंटे मतलब 180 मिनट। 180 मिनट में अगर 18 क्वेश्चन भी आप कर लेते हो तो भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका। 18 36 क्वेश्चन हो गए। 36 क्वेश्चन का मतलब आपके पास कितना हो गया, करीब 110 115 नंबर आ गए, उतने में सिलेक्शन हो जाएगा आपका। 10 मिनट में एक क्वेश्चन करने को मिल रहा है। ऐसा क्यों दिया जाता है? ताकि क्वेश्चन में आपको सोचने की जरूरत है ना। इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे तो सोचने की क्षमता आपको अभी से ही बढ़ानी पड़ेगी। एग्जाम में जाके नहीं सोच पाओगे। और वो क्लासेस शुरू होती है, घर पे आपके प्रैक्टिस पे जाके पूरी होती है। समझ रहे हो? अभी इस क्वेश्चन का अभी बताएंगे। अभी समझ में आ गया आपको? 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। बीच वाला तो डायरेक्शन से, हमने पहले डायरेक्शन ड्रॉ करके देख लिया, तो डायरेक्शन ड्रॉ किया तो एक कैंसिल हो गया। यहां पे हमने देखा, थोड़ा सा एनालिसिस किया कि 20 वाला तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 20 वाला हमेशा ही ज्यादा होगा 5 से, तो ये वाली पॉसिबिलिटी ही नहीं। 1 वाला भी कैंसिल हो गया, बचा 3। ऑब्वियसली एक ही है तो यहीं पर होगा। और हमें समझ में भी आ रहा है कि 5 वाले का डिस्टेंस कम है, चार्ज कम है, और 20 वाले का चार्ज ज्यादा है और डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो हो सकता है यहां पे इक्विलिब्रियम हो। इज दैट क्लियर? अब यहां पे मानते हैं। चलो अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, सिंपल सा है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लेंगे? अब इतना मेजर पार्ट था। देखो अब चार्ज हमारा यहां पे कितना है, ये 20 हो गया, ये कितना हो गया -5 हो गया, ये डिस्टेंस इनके बीच का कितना हो गया, ये 2 चार्जेस हो गए। डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है कि कहीं इधर आएगा, कहीं इधर आएगा। इस डिस्टेंस को हम कितना लेते हैं, r ले लेते हैं। r ले लेंगे तो 5 वाले के लिए तो r हो गया, इसके लिए कितना हो गया 5 + r हो गया, इसके लिए कितना आ गया 5 + r हो गया। यहां पे चार्ज हम मान लेते हैं q रख देते हैं, तो q पे 20 वाले की वजह से फोर्स इधर लगेगा, और 5 वाले के -5 कूलम वाले की वजह से इधर लगेगा, और 20 वाले की वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो कितना आ जाएगा, F20 कूलम वाले की वजह से फोर्स कितना लगे बताओ, K Q × 5/r² इज इक्वल टू K। Q की वैल्यू कितनी होगी बेटा, Q × 20/5 + r का होल स्क्वायर। तो KQ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से 5 है, यहां पे 20 कितना आ गया 4 आ गया, तो 1/r² इज इक्वल टू 2/5 + r का होल स्क्वायर। सही है ना? चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉरी यहां पे 4 आएगा ना, ये 4/ये हो गया। अच्छा इसको देखो 2 का स्क्वायर करके स्क्वायर के अंदर कर सकते हैं ना, तो इसको टोटल हम लिख सकते हैं 1/r इज इक्वल टू 2/5 + r। इज दैट ओके? तो कितना आ गया 5 + r इज इक्वल टू 2r, तो कितना आ गया r इज इक्वल टू कितना आ गया, सही लिख रहा हूं, कोई गलती तो नहीं हो रही है? r की वैल्यू कितनी आ गई, कौन सा आंसर होगा? पहले देखो लेफ्ट राइट से आपका आंसर, पहले तो 1-2 आंसर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ गया देखो। पहले तो ये 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20, ये तो गलत ही हो गया। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 ऑन द राइट साइड। ठीक है, यही होगा ना? एक्चुअली डायग्राम इसमें मेंशन था, डायग्राम ड्रॉ करना हम भूल गए थे, तभी तो राइट लेफ्ट बता पाओगे आप। ठीक है, डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन का पार्ट था। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? कोई डाउट नहीं है ना? अभी चैप्टर से आगे जाएगा। मैं 2 क्वेश्चन लिया था ताकि आप थोड़ा सा बीच में एनालिसिस करो, फिर अभी बेसिक पे आ जाएंगे, है ना? आगे चलें। कितने लोगों को समझ में आ गया पहले बता दो। समझ में आ गया ना? घर जाके एक बार जरूर से खुद से प्रैक्टिस करना। आपको आपने समझ लिया वो ठीक है, लेकिन यहां पे जाके थोड़ा सोचना कैसे हो रहा है ये वाला केस स्पेशली। अगर नहीं समझ में आया तो कल हम नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछना, या डाउट के लिए आप कभी भी आ सकते हो। डाउट के लिए आपको पता ही है ना? हाँ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। कितना फार्मूला याद कर पाओगे बताओ? हाँ कितना फार्मूला, मैं आपको कहीं भी रटने की बात नहीं बोलूंगा। 90 चैप्टर आएंगे एग्जाम में, समझ में आ रहा है ना?
30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 मैथ, कितने फॉर्मूला रटोगे आप? बात समझ में आ रहा है? और क्या आपको पता है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा? तो अपने कंसेप्ट पे कमांड करो, बेसिक्स पे काम करो बेटा। बात समझ में आई? कहीं भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं जाना। शॉर्टकट में गए सिलेक्शन से दूर भाग रहे हो आप। भिड़ना सीखो ना, फाइट करोगे तभी तो आगे जाओगे। आगे चलें, चलो शेर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख बेटा, अच्छा पहले मैं एक कंसेप्ट आपको बताता हूं ना, ये मजेदार क्वेश्चन है बट एक कंसेप्ट पे आते हैं। देखो, मैंने आपसे बोला था कि बेटा थोड़ा क्वेश्चन कैसे एग्जाम मतलब मिक्स करते हैं, है ना, थोड़ा वैरायटी लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस मिक्स करते हैं दूसरे चैप्टर को, वहां पर हम देखेंगे। आपने मोमेंटम तो पढ़ा है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। आप जानते हैं P इज इक्वल टू mv, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इंपल्स जानते हो? इंपल्स क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? नो, F इज इक्वल टू m, न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं है। F इज इक्वल टू m न्यूटन सेकेंड लॉ का कंक्लूजन है, रिजल्ट है। आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ये आप जानते हो। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है बेटा? F इज इक्वल टू dp बाई dt। दिख रहा है? F इज इक्वल टू dp बाई dt। यह कितना आ गया आपका फोर्स के, न्यूटन सेकेंड लॉ ना, समझ में आ रही है? अच्छा, किसके लिए डिफाइन है? फॉर अ सिस्टम। किसके लिए डिफाइन है? फॉर अ सिस्टम, ठीक है, फॉर अ सिस्टम। सिस्टम में हो सकते हैं 2 पार्टिकल हो, सिस्टम हो सकते हैं 3 हो, सिस्टम हो सकते हैं 4 हो, कुछ भी हो सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास की क्लास में बताया था, सिस्टम जिस पर अपने हम स्टडी को फोकस कर रहे हैं, हो सकते हैं 2 हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम मतलब उसके बगल का पूरा सराउंडिंग। तो ये F कौन सा फोर्स है? दिस इज फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है ना? दिस इज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। बेसिक में सब कुछ है। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये क्या है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर द सिस्टम, ठीक है। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये पूरे सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना। अगर एक पार्टिकल है, एक उसका होगा, 2 होगा, दोनों का जोड़ के कितना चेंज होगा, 3 होगा, तीनों का ऐड करके कितना चेंज होगा, है ना। जैसे मान लो 2 पार्टिकल हैं, एक का मोमेंटम जितना बढ़ा दूसरे का मोमेंटम उतना घटा, तो नेट कितना चेंज हुआ? 0। नेट कितना चेंज हुआ? 0। तो सिस्टम के मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ। हमें सिस्टम के टोटल मोमेंटम में चेंज की बात करनी है। इज दैट ओके? चलो मान लेते हैं सिस्टम में आपके पास 2 पार्टिकल है। सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं? 2 पार्टिकल है। मान लो सिस्टम का एक मास यहां पे है m1 और यहां पे कितना है? m2 है। सिस्टम में 2 पार्टिकल हैं, m1 और m2, ठीक है। तो अगर इनका मोमेंटम लिखें, p नेट लिखूंगा, तो p नेट में क्या लिखूंगा बेटा? m1 v1 प्लस m2 v2, ये इसका नेट मोमेंटम आएगा। इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अच्छा, अगर मान लेते हैं इनका पोजीशन कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है हो, तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालूं RCM, तो मैं लिख सकता हूं क्या? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये सब आप जानते हो, ये RCM हो गया। अगर हमें VCM निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे बताओ? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ACM लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। ये सारी चीजें आप जानते हो ना। अब देखो, ये फॉर्मूले को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, सिस्टम का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो F एक्सटर्नल है ना, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m इंटू ACM, ठीक है। ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम है, ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम है, ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। समझ में आ रहा?
दिस इज व्हाट टोटल मास ऑफ सिस्टम। अगर दो मास है दोनों को हम जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? एक क्लियर हुआ? ओके अब अपने पॉइंट पे आते हैं, बेसिक चीज आप जानते हो। अब देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं। इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या लिख सकता हूं? dp बाई dt इज इक्वल टू 0, dp बाई dt इज इक्वल टू 0। इसका मतलब टाइम तो कभी 0 होगा नहीं, इसका मतलब dp इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। इसका मतलब p इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। मोमेंटम क्या हो गया? कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर किसी भी सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। जो इनिशियल मोमेंटम होता है वही फाइनल होता है। आपने पढ़ा है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, वो सब आप जानते हो। इज दैट ओके? अब यहां पे एक पॉइंट को समझो बेटा, जो हमारा दो चार्ज के बीच में लगने वाला यहां पे फोर्स है वो कैसा फोर्स है? इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? अगर एक चार्ज को मैं सिस्टम मानूं तो कौन सा फोर्स हो गया? एक्सटर्नल हो गया। अगर मैं दोनों चार्ज को सिस्टम मान लूं तो इंटरनल हो गया, क्योंकि वही दोनों चार्ज एक दूसरे पे लगा रहे हैं, वही दोनों चार्ज एक दूसरे पे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? इसका मतलब अगर दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स इंटरनल है और दोनों चार्ज को मैं सिस्टम मानूं तो क्या उनका मोमेंटम कंजर्व होगा? उनका मोमेंटम कंजर्व होगा? तो लिखो, नोट करके लिखो इस पॉइंट को। if we are considering both charge particle as a part of system, if we are considering both charge particle as a part of system, as a part of one system, as a part of one system, then the electrostatics force will be the internal force. Then electrostatics force will be the internal force for the system, for the system, for the system. And so net मोमेंटम, नेट लीनियर मोमेंटम लिखो बेटा, नेट या ब्रैकेट में लीनियर लिख लो आगे कैसे भी, नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। ब्रैकेट में आगे लिखो, ब्रैकेट में उसी में आगे लिख लो, देयर इज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, there is only electrostatics force between the particles, there, that means there is no any other external force। समझ में आ रही है मेरी बात ना? अगर कोई और फोर्स लग जाएगा तो कहानी बदल जाएगी ना। यहां पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स है। लिख लो ब्रैकेट में कि यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ही है, कोई और फोर्स नहीं है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। बस एक लाइन लिख लो, लिख लिया सब लोगों ने? There is no any force other than electrostatics force। अब क्वेश्चन पे आओ, देखो क्वेश्चन क्या है, बढ़ो। A system of two bodies A and B of mass 2 kg 4 kg respectively having the equal charge 2 coulomb on each, find the speed at t seconds if the speed of B is 20 meter per second at the instant take the system to be rest initially। क्वेश्चन में समझाऊं, देखो दो बॉडी हैं ए और बी, एक यहां पे है बी आपका यहां पर है, दो बॉडी हो गए ए और हो गया बी। ये हो गया कितना 2 kg का, ये कितना हो गया 4 kg का, ठीक है। इन पे दोनों पे इक्वल चार्ज 2 कूलम चार्ज दे दिया हमने, ठीक है। स्पीड एट एनी जनरल टाइम टी, इनिशियली कहां पे है बेटा? इनिशियली कहां पे है? रेस्ट पर है। टी इज इक्वल टू 0 पर, ये भी रेस्ट पर है और ये भी कहां पे है? रेस्ट पर ही है। अभी क्या होगा, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इस पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा? इधर की तरफ फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा आप इनको रिलीज करोगे तो एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे,
दूर जाना शुरू करेंगे, इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो बोल रहा है किसी जनरल टाइम टी पर मान लो कि आपका ए यहां पे आ गया, बी कहीं यहां पे आ गया, इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ गया और इनकी फोर्स लगने की वजह से इनके बीच की वेलोसिटी भी बढ़ने लगी। ए की वेलोसिटी इधर हो गई, बी की वेलोसिटी इधर हो गई। अब यहां पे क्या दिया गया है, और बी की वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो बोल रहा है कि अगर बी की वेलोसिटी जिस समय 20 मीटर पर सेकंड है, बताओ ए की वेलोसिटी कितनी होगी। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आ गया। इनिशियली कहां पे थे, इनिशियली ये लोग यहां पर थे, ए यहां पर था, बी यहां पे था, किसी टाइम के बाद एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे क्योंकि फोर्स लग रहा है। अब इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, लेकिन कंसेप्ट किसका लगेगा, मोमेंटम का लगेगा। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहां पे हमें चार्ज की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात, क्योंकि ये तो इंटरनल फोर्स है ना, यहां पे इंटरनल फोर्स है कि नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इंटरनल है, मतलब यहां पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। इनिशियली रेस्ट पे तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा, जीरो। समझ में आया कि नहीं बेटा। तो क्या लिखेंगे, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। तो देखो इसकी मास कितना है, इसका 2 kg इनिशियली रेस्ट पर है, इसकी 4 kg इनिशियली रेस्ट पर है, इसका 2 kg आपसे पूछा है, v1 की वैल्यू पूछी है, प्लस m2 4 kg है, इसकी वेलोसिटी कितना दे रखा है 20, है कि नहीं। तो यहां से ये देखो पूरा कितना हो गया, 0, तो मतलब 2v1 इज इक्वल टू, उसको उधर से ले जाओ कितना हो जाएगा, -80। तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई, -40 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस क्यों आ गया बताओ, माइनस इसलिए आया क्योंकि, बिल्कुल सही, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। हमें समझ में आ रहा है कि इधर आना भी चाहिए, नेगेटिव आना भी चाहिए था। तो क्वेश्चन इजी टफ है, लिंक कैसे हो रही समझ में आ रही है। तो मैं बीच में सारे कंसेप्ट डिस्कस करता चलूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने अच्छे अच्छे कराए, आई होप सबको सब समझ में आया। एक कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया, इसके पहले क्लियर हुआ ना। कोई एक गधा ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, बताना मुझे, नहीं समझ में, आप पूछो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, ये नहीं समझ में आया तो आगे वाला क्वेश्चन नहीं आया होगा। ये क्यों 0 हुआ समझ में आया ना, ये क्यों यहां पे कांस्टेंट हुआ समझ में आया कि नहीं, मोमेंटम, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, 0। एक्सटर्नल फोर्स 0 कैसे, यहां पे हमने इसको इंटरनल फोर्स ले लिया, कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यहां पे इंटरनल फोर्स हुआ। मैंने जस्ट अभी को लिखाया कि अगर दोनों को सिस्टम का पार्ट मानोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कैसा हो जाएगा, इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स से में कोई लेना देना नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। क्लियर हुआ बेटा, कोई डाउट नहीं आ रही है ना। चलो आगे चलते हैं, नोट कर लिया ना सबने। अब आते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हेडिंग डालो, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वो तो मैंने बना दिया था बेटा, हमने उधर की पॉजिटिव एज्यूम किया था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये तो हमें पता था कि इधर की तरफ आएगा, वो आंसर से जस्टिफाई हो गया, ऐसे समझो ना। देखो इसमें क्या हुआ कि हमने ये डायरेक्शन देखो पॉजिटिव लिया, तो इधर की डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव। अगर मान लो हम इसको ऐसे मानते हैं कि मान लो ए की वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो भी वहां से नेगेटिव है, तो हमें पता चलता है इधर की तरफ आ गई, ठीक है, वो बात वहां पे थी। ओके जी, आ जाओ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसका कहीं यूज नहीं करना, ज्यादा एक जगह आएगा, मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है, ज्यादा इसको लेके परेशान नहीं रहना। देख बेटा, अभी तक हमने जो बात की, मैंने कूलॉम्स लॉ आपको बताया, तो मैंने बोला था कि चार्ज को मैग्नीट्यूड के साथ रखेंगे, उसमें साइन के बारे में परेशान नहीं रहना है। साइन हम कैसे पता करेंगे, चार्ज के नेचर के बेसिस पे, अट्रैक्शन या रिपल्सन दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलॉन्ग फोर्स को ड्रॉ करके हम देख लेंगे किधर फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड हम फॉर्मूले से निकालेंगे। मतलब चार्ज में साइन के बारे में परेशान हमें नहीं रहना है, वो आपका सही है, जेन्युइन चीज है। लेकिन ये कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या हो, मान लो क्यूब आपको दे दिया, क्यूब आपको दे दिया, और क्यूब के किसी एक कॉर्नर पे आपको चार्ज पे फोर्स पूछ रहा है, हर कॉर्नर पे चार्ज है और किसी एक कॉर्नर वाले चार्ज पे फोर्स पूछ रहा है,
तो वहां पे क्या अलग अलग निकालना पता आसान है क्या, हर डायरेक्शन निकालना, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, वेक्टर फॉर्म का यूज करोगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऐसे कोई आ गए जहां पे ढेर सारे चार्ज हैं, जहां पे आप कोऑर्डिनेट इजीली से लिख सकते हो चार्ज का, जहां पे वेक्टर इजीली से लिख सकते हो, वहां उसी केस में हम किसका यूज करेंगे, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसको थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में हम कूलॉम्स लॉ को समझ लेते हैं। देखो ऐसे समझो, मान लेते हैं कि ये आपकी एक्स वाई एक्सिस हो गई, ये इधर आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी बनाते चलो एक्स एक्सिस है, दो चार्जेस हैं, यहां पे Q1 है और यहां पे चार्ज क्या है, Q2 है। ये चार्ज Q1 है और इधर चार्ज आपका Q2 है, ठीक है जी। चार्ज Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो सपोज R1 है, चार्ज Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो सपोज R2 है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके बेटा, अब आपसे पूछा रहा है कि बताओ फोर्स ऑन 2, मान लो इस पे हम फोर्स निकालना है, किस पे फोर्स निकालना है, 2 पे फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ 1। तो बताओ किधर की तरफ एरो रहेगा आपका, ये 1 से 2 के बीच में हमें फोर्स निकालना है ना। मान लो पॉजिटिव, ये इधर रिपल्सन हो रहा है तो फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 कुछ ऐसा ही होगा, है ना। ये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, फोर्स इधर भी हो इधर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के, है ना। रिपल्सन हो रहा तो इधर की तरफ होगा, तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म के साथ लिख रहा हूं। अब देखो बेटा, ये पॉइंट मान लो हो गया Q1 का, ये पोजीशन वेक्टर हो गया Q2 का, इनके बीच के डिस्टेंस को मैं क्या लिख रहा हूं, R वेक्टर। ये R वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, R21, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। समझ में आ रही मेरी बात, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। तो यहां पे अगर F21 लिखोगे तो यहां पे भी R21 लिखो, ऐसे याद रखो इसको, समझ में आया। तो देखो, तो फोर्स क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। एक चीज मुझे बताना, जो फोर्स का डायरेक्शन है क्या R के डायरेक्शन के लॉन्ग ही है, जो R का डायरेक्शन है फोर्स के लॉन्ग ही है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे चार्ज फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का स्क्वायर। इज दैट ओके? मैग्नीट्यूड का मतलब समझ रहे हो ना, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब यहां पे एक पॉइंट को समझना बेटा, पहले इधर देखो सब लोग, इररिस्पेक्टिव ऑफ Q1, इररिस्पेक्टिव ऑफ Q1, अगर Q2 की साइन अपोजिट हो गया तो फोर्स का उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन अट्रैक्टिव हो जाएगी। मान लो क्या है पॉजिटिव, मान लो अभी ऐसा मानते हैं Q1 की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो अगर Q2 की वैल्यू नेगेटिव है तो फोर्स उल्टा हो जाएगा, फोर्स उल्टा हो जाएगा तो ये डायरेक्शन F2 के इधर की तरफ हो जाएगा। मतलब यहां पे हमें चार्ज को साइन के साथ रखना है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी फॉर्म में बात कर रहे हैं हम, वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमेशा चार्ज को इसके साथ रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे। तो ये तो हो गया फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात। फोर्स की डायरेक्शन किसके लॉन्ग होगी, आर वेक्टर के लॉन्ग होगी। तो ये जो इसका डायरेक्शन, अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन किसके लॉन्ग है, आर के लॉन्ग है। तो डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डायरेक्शन होगा वो किसके लॉन्ग होगा, आर यूनिट वेक्टर के लॉन्ग होगा। आर यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो गया, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, मतलब ये क्या है, R21 अपॉन राइट मॉड ऑफ R21। इज दैट ओके? अच्छा R21 है क्या, R21 है क्या? अगर R21 की बात करो तो R21 क्या है, R2 माइनस R1। यहां पर मैं लिख देता हूं R21 वेक्टर क्या है बताओ, दिस इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आप लोग वेक्टर में पढ़े हो ना, ए बी निकालो तो B माइनस 1 आता है, याद है कि नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है बेटा? तो चलो अब इसमें पुट करो, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डायरेक्शन आपका यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, ये यूनिट वेक्टर है, दिस इज यूनिट वेक्टर, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये यूनिट वेक्टर है ना, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। समझ में आ गया? ओके। और यहां पे चार्ज को किसके साथ रखोगे, साइन के साथ रखोगे। हियर चार्ज विल बी substituted with sign। ठीक है बेटा? ओके। अच्छा एक चीज मुझे बता दो, अगर यहां पे मैं लिखूं F12 तो क्या लिखूंगा बताओ,
F12 क्या लिखूंगा, R12 लिखूंगा, समझ में आया ना। R12 मतलब R1 माइनस R2। तो देखो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे Q1 Q2 अपान R12 है ना का होल स्क्वायर इंटू R यूनिट, ऐसे लिखेंगे, सही है। अच्छा अभी रुक जाओ, इसको एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद आगे आएंगे, अभी इस पे और बातें करेंगे, डोंट वरी। पहले इतना सबको समझ में आ गया। अच्छा इस उसी ऊपर वाले फॉर्मूले के और फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्या बेटा, यहां पे R21 की वैल्यू पुट कर दें, है ना। देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, एक चीज से और लिख सकते हैं, एक सेकंड रुक जाओ जरा। एक सेकंड रुक जाओ, इधर देखो, ये वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपान R21। देखो ध्यान से, R यूनिट वेक्टर क्या होती है, R यूनिट वेक्टर क्यों क्या लिखते हैं बताओ, R वेक्टर अपान मॉड ऑफ R वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं R वेक्टर अपान मॉड ऑफ R21, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, K Q1 Q2 अपान R वेक्टर का क्यूब इंटू R वेक्टर, इज दैट ओके। R की वैल्यू देखो, फाइनल एक्सप्रेशन आपका ऐसा आ जाएगा, F21 विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R21 है ना, R21 यहां पे है, तो R21 को हमने क्या लिखा बताओ, R2 माइनस R1 ना। अच्छा यहां पर ना ये छूट गया, इज दैट ओके, कहीं छूटा तो नहीं ना, कुछ कंफ्यूज नहीं होना। R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इज दैट ओके। ये फाइनल एक्सप्रेशन सबको समझ में आया कि नहीं, मैंने क्या लिखा है, ज्यादा काम में नहीं आएगा, कहीं वेक्टर वेक्टर में परेशान तो नहीं हो गए। इसमें कोई डाउट है तो पूछो पहले, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट। क्लियर है बेटा, आगे चलें, कंफ्यूज नहीं होना ध्यान से। अब इधर समझो, अगर R21 यहां पे लिखना है आपको, तो यहां पे 2 माइनस 1 करना है, ध्यान रखना बस। फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, मैंने आपको बताया था है ना। 2 1 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, और 1 2 का क्या मतलब होगा, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। अच्छा मान लो अगर मैं वो लिखना चाहूं, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, मैं इधर लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, आप लोग उसके नीचे लिखना, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। देखो समझ में आ रहा है, मैं बोलो क्या लिखूंगा, K Q1 Q2 अपॉन क्या लिखूं, सब लोग बोलो क्या लिखूं, R1 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू, यहां पे क्यूब रहेगा इस केस में है ना, इंटू R1 माइनस R2। वेरी गुड, ओके बेटा, आगे चलें। अभी तो कोई डाउट है तो पूछो किसी को, एनीवन, ओके लेट्स मूव। ओके अब बात करते हैं सुपरपोजिशन, अब इस पे क्वेश्चन बाद में करेंगे ना, अभी जस्ट बाद में, पहले कंसेप्ट और समझ लेते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हेडिंग डालो सब लोग, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, हो गया बेटा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आप लोग के पीछे आवाज नहीं जा रही थी क्या इसके पहले? ओके सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है समझो। देखो अभी तक जो हमने किया कि अगर एक ही चार्ज है तो फोर्स K Q Q2 बाई R स्क्वायर है, अगर ढेर सारे चार्ज हो गए तो फोर्स कैसे निकालोगे, उस केस में क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सुपरपोजिशन क्या बोलता है बेटा, force on any charge due to number of other charges will be vector sum of all the charges due to other charges taken one at time। taken one at time का क्या मतलब है समझो। देखो जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई चार्ज हो गया Q जिस पे आपको फोर्स निकालना है, कई सारे चार्ज हो सकते हैं, मान लो Q1 यहां पे है, Q2 यहां पर है,
Q3 कहीं इधर है ना, कहीं भी ले सकते हो। मान लो Q3 आपका कहीं इधर है, ऐसे Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेस हैं, ठीक है जी। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज यहां से Q1 से Q2 ये डिस्टेंस, इनके बीच में कुछ होगा, कुछ यहां पे भी होगा, कुछ यहां पे भी होगा, इनके बीच में कुछ डिस्टेंसेस होंगे, ठीक है। अब जरा समझें कि सपोज Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो F1 इधर की तरफ लग रहा है, Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है ना, हमने एलान में ले लिया, मान लो F2 आपका इधर की तरफ लग रहा है, F3 सपोज आपका इधर की तरफ लग रहा है, F3 इधर की तरफ लग रहा है। इज दैट ओके? बात समझ में आई? किधर भी लग सकता है ना। तो इस पे ढेर सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, F1 F2 F3, ठीक है बेटा। तो इस पे जो F1 लगेगा, F1 कैसे कैलकुलेट करोगे? बस Q और Q1 के बीच में फोर्स कैलकुलेट करोगे। F3 कैसे कैलकुलेट करोगे? Q3 और Q के बीच में कैलकुलेट करोगे। F2 कैसे कैलकुलेट करोगे? Q और Q2 के बीच में कैलकुलेट करोगे। तो ये जो सारे फोर्सेस आए, जो अलग अलग फोर्सेस आपने कैलकुलेट किया, फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? दो का एक साथ लेके फोर्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो फोर्स आएगा उनको एक साथ जोड़ेंगे। फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? दो चार्ज को एक साथ लेके करेंगे, लेकिन अगर नेट निकालना होगा तो सारे फोर्स को एक साथ हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इज दैट ओके? तो यहां पे जब F नेट लिखोगे तो F नेट कितना होगा? दैट विल बी F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। अगर और सारे चार्जेस हैं तो आप उनको भी कंसीडर कर सकते हो। यही आपका क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इनडायरेक्टली आप जानते हो, बट एक बार एक बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में आ सकते हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है जी। ये रुक जाओ, डायग्राम में थोड़ा ठीक से बना देता हूं। डायग्राम थोड़ा है ना, लग रहा है गलत है। एक सेकंड रुक जाओ बेटा। मान लो Q2 आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इसके वजह से इधर तरफ बना लो, कुछ भी हो सकता है। Q1 पॉजिटिव है तो इसके वजह से इधर हो गया। Q3 भी नेगेटिव है तो इसकी वजह से इधर, कुछ भी ऐसे बना सकते हो आप ढेर सारे चार्ज का। हो गया जी, ठीक है बेटा। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना। आगे चले, पीछे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लास्ट इधर बेटिया, आप लोग सबको समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट है पूछते रहना, बिल्कुल रिलैक्स रहना। तुम लोगों को गधों पीछे आ रहा है? बुरा मत मानना किसी बात का, अभी हमारी लंबी जर्नी है, साथ साथ चलेंगे। आगे चले बेटा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं, आपको याद करने हैं। ये तो आप पहला तो आप जानते होंगे, पहला तो आप जानते होंगे। ये वाला आप शायद नहीं जानते होंगे, इसको आप याद कर लो। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एस क्यूब बाई 3 माइनस एस पावर 4/4। ये एक्सपेंशन होगा। अभी आपको ये यूज में आएगा जब आप सुपरपोजिशन क्वेश्चन करोगे ना। वैसे मैथ में आप सब रटते हो, लेकिन यहां पे अभी पता नहीं आप पढ़े हो कि नहीं, तो इसको मैं लिख दिया ताकि आप इसको याद कर लो, ठीक है। इसको लिख लो, अभी इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। एक्सपेंशन सबको याद आ गया? ln है, ln मतलब क्या होता है? लॉग बेस ई, है ना। ओके, आगे चले। नोटेड? शुड आई मूव? चलो करो जल्दी से, बताओ आंसर कितना आ रहा है। जल्दी करो, बताओ बेटा। क्या दिया है? एक स्क्वायर है, हर कॉर्नर पे 4 चार्ज दिए गए हैं। आपसे पूछा है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एट एनी वन ऑफ द चार्ज। मैं बोल देता हूं, आप इससे बताओ। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी। हम डी कंसीडर करेंगे। किस पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? डी पर। तो ये जो एनी अदर चार्ज है उसको हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? ये डी चार्ज को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। करें तो देखो, अगर हम डी पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो ए की वजह से किसी तरफ फोर्स लगेगा बेटा? नीचे की तरफ लगेगा। ए से इधर की तरफ लगेगा, ठीक है।
तो ये बिकॉज ए फोर्स बिकॉज ऑफ ए लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, फोर्स बिकॉज ऑफ ए, है ना। बी सी की वजह से किधर लगेगा, इधर की तरफ, तो क्या हो गया, फोर्स बिकॉज ऑफ सी हो गया। अच्छा बी की तरफ, बी की वजह से किधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, तो इसको मैं लिख रहा हूं फोर्स बिकॉज ऑफ बी। चलो एक वजह से फोर्स कितना आ जाएगा बताओ, एक वजह से फोर्स आ जाएगा, बोलो, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक है। बी की वजह से, अच्छा देखो ये डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, ये ए रूट 2 हो जाएगा, ये ए रूट 2 होगा, तो जब आप स्क्वायर करोगे तो यहां पे के क्यू वन क्यू टू मतलब के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपान 2 ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा अगर मैं इसको सपोज एफ नॉट ले लूं, इसको कितना ले लूं बेटा, एफ नॉट ले लिया, सिंपल एफ ले लूं, तो ये भी मेरा एफ हो गया, ये भी मेरा एफ हो गया, ये मेरा एफ बाई 2 आ गया, ये मेरा एफ बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। अब हमें क्या करना, हमें वेक्टर सम करना है, क्या करना हमें, वेक्टर सम कैसे करते हैं, या तो आप वेक्टर के फॉर्म में लिख के करो या रिजॉल्व करके करो, तो यहां पर हम बेसिक क्या करेंगे, रिजॉल्व करके कर लेंगे, आसान से हमें दिख रहा है। तो हमें क्या करना है बताओ बेटा, डी चार्ज पार्टिकल, यहां पे डी आपका आ गया, और डी से अगर हम इधर की तरफ करते हैं, डी हो गया, नीचे की तरफ कितना आ गया हमारा, एफ आ गया, इधर की तरफ मेरा कितना आ गया, एफ आ गया, ये मेरा कितना आ गया, एफ बाई 2 हो गया, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। तो चलो रिजॉल्व करते हैं, बताओ जल्दी, इसको रिजॉल्व करोगे, इधर की तरफ कितना आ जाएगा, एफ बाई 2 कॉस 45 डिग्री, इधर की तरफ कोई कितना आ जाएगा, एफ बाई 2 साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ बाई 2 रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ बाई 2 रूट 2, समझ में आ गया ना। तो इधर टोटल फोर्स कितना आ गया, अगर मैं फिर से ड्रॉ कर लूं तो इधर की तरफ नेट फोर्स कितना आ गया बेटा, एफ 1 प्लस 1 बाई रूट 2 लिख सकता हूं, 1 प्लस 1 बाई 2 रूट 2, है ना। इधर की तरफ कितना आ गया, एफ इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 रूट 2, सही है, बस आ गया। अब इनका क्या करना है, रिजल्टेंट आप कैलकुलेट कर लो, या फिर आप इसको ऐसे करो ना, ऐसे लंबा पड़ गया, ऐसे मत करो, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ बेटा, इस तरीके से ना करके ना इसको हम उल्टा करते हैं, देखो, हाँ हाँ एग्जैक्टली वही मैं कर रहा हूं, रुक जाओ एक सेकंड, इसको हम उल्टा करते हैं ना, ऐसे और आसान होगा। इधर देखो, इधर आपका कितना था, एफ था, इधर कितना आया, एफ आया, और इधर कितना आ गया, एफ बाई 2 आया। आपको पता है एफ का रिजल्टेंट इधर ही आएगा ना, एफ और एफ का रिजल्टेंट एफ रूट 2 इधर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख दूं, एफ पहले से था प्लस एफ रूट 2 आ गया, और एफ बाई 2 और एफ रूट 2 हो गया, तो कितना आ गया बताओ, तो ये कितना आ गया, इंप्लाई ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ 1 प्लस 2 रूट 2 बाई 2, सही है। तो एफ की वैल्यू पुट कर दो, कितना है, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 1 प्लस 2 रूट 2 बाई 2, सही है, क्लियर है बेटा, है ना। ये सब क्वेश्चन करते करते आपको धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा ना। आगे चले, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, तुम लोग पीछे बैठ के हंसते रहते हो, हमें भी बताया करो थोड़ा। आगे चलें, अब कोई डाउट तो नहीं है, चल बेटा। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, दोनों चार्ज को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, दोनों चार्ज को क्या कर दिया, माइनस से क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और कोई भी चीजें चेंज नहीं करेंगी, केवल फोर्स का डायरेक्शन चेंज करेगा, राइट। चलो बताओ, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, इसके वजह से फोर्स इधर की तरफ, अच्छा किस पे, एनी ऑफ द चार्ज पूछा है ना, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, पहले क्वेश्चन पढ़ लें, क्वेश्चन एक सेकंड रुक जाओ बेटा, क्वेश्चन क्या है देखो, 4 charges carrying a particle are placed at the corner of a square. Upside A, one charge particle is placed at the center of the square. Okay, as shown. Okay,
पहले आप लोग इसको अटेम्प्ट करो, जल्दी करो। तो जीरो कहां होगा यार, जीरो कहां होगा, ऊपर माइनस है ना। अच्छा सेंटर पे एक चार्ज रख लो, ऐसा मत कहना डायग्राम में नहीं है। यहां पे एक चार्ज आपका है ना, यहां पे एक चार्ज क्यू है, यहां पे सपोज एक चार्ज क्यू है, ठीक है, ओके। चलो जल्दी बताओ, यहां पे कोई कैंसिल भी होगा क्या फोर्स, यहां पे कोई फोर्स कैंसिल होगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसको भी पॉजिटिव इसको भी पॉजिटिव तो जीरो हो जाएगा, समझ में आ रहा है, सारे फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक हाँ ना अपोजिट डायरेक्शन में सारे फोर्सेस हो जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं है ना, तो आपको करना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी करो, पीछे समझ में आ रहा है बेटा तुम लोग को, नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हाँ। इधर बेटा सबको क्लियर है सारी चीजें, कोई डाउट है तो पूछते चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो शुरू करते हैं। देखो आपको सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे पूछा है ना, तो ये पहले तो पॉजिटिव, पहले आप एक काम करो, पहले डायगोनल एक बार है ना बेसिक वे में ड्रॉ कर लो। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, देखो ये चार्ज पार्टिकल आपके यहां पे आ गया, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो 1 की वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लग जाएगा F1। F2 किधर लगेगा, F2 नेगेटिव है, इधर की तरफ आ जाएगा। F3 देखो, F3 बेटा पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो दूर जाएगा, मतलब F3 भी इधर की तरफ आएगा। F4 पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये भी किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। F4 आपका इधर की तरफ आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा सारे फोर्सेस की क्वांटिटी सेम होगी, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना, सारे फोर्सेस का सेम डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, हाफ ऑफ डायगोनल कितना होगा, a/√2। तो अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं, F को लिखूं KQ² अपान a/√2 का स्क्वायर, दैट इज a²/2, तो इसको मैं लिख देता हूं 2KQ²/a²। अगर इसको मैं मान लूं F, तो इधर कितना आ गया, इधर हो गया 2F, और इधर भी कितना हो गया 2F, हुआ कि नहीं हुआ। और 2F कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पर, तो 2F का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, F नेट इज इक्वल टू 2F√2। अरे बोलो, अरे 90 पे है ना यार, कितना आ जाएगा बोलो, F की वैल्यू कितना पुट कर दें, F की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी फिर से बोलो, KQ²/a², 2KQ²/a², यहां पे लिखा हुआ है, गधे कहीं के, कितना गया बताओ, 4√2 KQ² अपान a², ये आपका F नेट आ गया ना, डन, इजी है ना, समझ में आ रही बात है, पीछे समझ में आ रहा है बेटा, तो कब से मैं देख रहा हूं दांत दिखा रहा है, समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, हंसते रहो, पढ़ते रहो, समझते चलो, चीजें क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, किसी को कोई भी डाउट है पूछते चलो, समझ में आ रही बात है ना। क्या नाम है आपका, खड़े हो जाओ आप, हाँ क्या, सुमित, अच्छा चलो, ये यहां पे ये फोर्स इधर क्यों लगा बताओ जरा, F2 इधर क्यों लगा, क्या थोड़ा फिर से बोलो, तो रिपेल करेगा, इधर प्लस क्यों का, इधर तो माइनस क्यों है यार। अच्छा ये F4 की, F4 कैसे यहां पे हो गया,
अट्रैक्ट करेगा? प्लस प्लस रिपल करता है कि अट्रैक्ट करता है? और प्लस और माइनस माइनस, तो ये रिपल्सन की वजह से इधर है कि अट्रैक्शन की वजह से है? ये F2 रिपल्सन की वजह से इधर है कि अट्रैक्शन की वजह से है? और ये F4? ठीक है, बैठ, बच्चा पढ़ रहा है, आ जाओ, समझ में आ गया? आगे चले बेटा। ओके, लेट्स मूव। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क, इसको ओके तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क, आप करके आना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है? आप लोग इसको ट्राई करना और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार रिवाइज जरूर करना बेटा सारा। एक क्वेश्चन देखो क्या है, इधर देखो, घड़ी देखी ना सबने, है ना? चलो, ये घड़ी का क्या है? सेंटर है, ठीक है? यहां पे 1 कूलम का चार्ज रखा, कितना चार्ज रखा है? 1 कूलम का। सबसे ऊपर कितना होता है? 12, है ना? तो यहां पे कितना है? 12 कूलम हो गया। नीचे कितना होता है? 6, तो यहां पे 6 कूलम रख दिया। यहां पे कितना होता है? 3, यहां पे कितना होता है? 9, तो उसके बाद रख देते हैं हर जगह। ये हो गया आपका 1 कूलम, ये यहां पे हो गया कितना? 2 कूलम, यहां पे कितना आ जाएगा? 4 कूलम, यहां पे कितना आ गया? 5 कूलम, यहां पे कितना आ गया? 7 कूलम, यहां पे हो गया 8 कूलम, यहां पे हो गया 10 कूलम, और यहां पे हो गया 11 कूलम। ठीक है बेटा? इसकी जो निडल की साइज है ना, निडल मतलब क्या हो गया? इसका जो रेडियस है, ठीक है? ओके, यहां पे जो इसका रेडियस है वो कितना है? ये डिस्टेंस आपका कितना है? 1 मीटर है। कितना ये? 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। आपसे पूछा है कि बताओ 1 कूलम वाला चार्ज जो सेंटर पर है उस पे नेट कितना फोर्स लगेगा? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट फोर्स ऑन, कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ना, ठीक है बेटा? अब कैसे करोगे बताओ? पहले सबका डायरेक्शन देखोगे। 6 कूलम वाला फोर्स उधर की तरफ लगाएगा, उधर से 12 वाला नीचे की तरफ लगाएगा, इन दोनों का एक रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना? 2 वाला इधर की तरफ लगाएगा, है ना? 7 वाला उधर की तरफ लगाएगा, इनका एक रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना? 1 वाला, सॉरी 2 का 8 के साथ आएगा, 1 का एक नीचे की तरफ होगा, 7 का ऊपर की तरफ होगा, 9 3 का, 4 और 10 का। इफेक्टिव देखोगे तो एक 6 का आएगा ऑर्डर ना। एक बार आप ट्राई करना घर पे, है ना? अब आ जाते हैं चैप्टर को रिकैप करते हैं। ओके, क्लियर? चलो देखो, हमने अभी तक क्या क्या लेक्चर में क्या क्या कंप्लीट कर लिया बेटा? बेसिक हमने क्या देखा? मेनली हमने कूलॉम्स लॉ ही देखी है ना? थोड़ा सा हम डिले हो गए आज बीच में, तो आज मेनली हमने क्या देखा? कूलॉम्स लॉ देखा। कूलॉम्स लॉ के बेसिक क्वेश्चंस देखे, कुछ क्वेश्चंस हमने अच्छे लेवल के एग्जाम के कराए आपके, ताकि आपको आइडिया लगे। आपको घर नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इसको रिवाइज करके ही आना है, ठीक है? आपको आज के लेक्चर में ध्यान क्या रखना है? बेसिक कंसेप्ट तो आपने देखे, वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखना है। अगर फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 देखे तो आपको R21 वहां पे रखना है। अगर फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 देखे तो R12, वहां पे भी R12। यहां पे फोर्स पे 2 1 रहेगा तो वहां पे भी 2 1 रहेगा। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते समय फोर्स का आपको चार्ज के साइन के बारे में नहीं परेशान रहना है। किस पे फोकस करना है? सिर्फ और सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात कैसे निकालोगे? डायरेक्शन आपका एक्शन रिपल्सन, आपका जो होगा अट्रैक्शन रिपल्सन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, उस पर फोकस करना है, ठीक है? तो बहुत बेसिक सी सारी चीजें आज हमने डिस्कस की हैं, जो कल का कंटिन्यूएशन था। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप लोग सारे अच्छे से सब कंप्लीट करके आना। कुछ चीजें और आपको बतानी कि कुछ आपका रेफरल कंसेप्ट है, जो हमारा रेफरल प्रोग्राम है, ठीक है? आप अपने फ्रेंड्स को कोर्स को रेफर कर सकते हो, इस पे आपको रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। आप देख रहे हो, ठीक है? तो आप स्कैन करके रेफर भी करा सकते हो, ताकि आपके साथ वो भी पढ़ सके, ठीक है? अफोर्डेबल अच्छा एजुकेशन ले सके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर बेटा। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट?